हाँ जी, आज शुरू करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेज। एक बार वॉइस का क्लियर करो भाई, ऑडियो का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और आज किसी का भी कोई डाउट है देन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। लास्ट क्लास ऑफ दिस वीक एंड ऑलमोस्ट स्टैटिक जीके कंप्लीट है आपका।
अब एक बार चेक करो वॉइस। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, उन इंपॉर्टेंट डेज में आप उनको क्या करो, यहीं से शुरू किया था लेक्चर मैंने, किस कैटेगरी में डिवाइड कर दो, रैंक 1 कैटेगरी, रैंक 2 कैटेगरी और रैंक 3 कैटेगरी। कंफर्मेशन दें एक बार फिर से, ऑडिबल? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करो, मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 के लिए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो आपने पहले करने हैं। वो आपके लिए कौन से क्वेश्चन होते हैं? R1 कैटेगरी के क्वेश्चन। किस कैटेगरी के? R1 कैटेगरी, ठीक है। और यहां पर होंगे आपके R2 और जो R2 R3 को क्वेश्चन होते हैं वो आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो कि आपको सिलेबस तो सारा ही करना होता है। वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि कोई आप कोई और नया एग्जाम दो, उस केस में R1 कैटेगरी का क्वेश्चन ना आए, R2 का आ जाए या R3 का। अगर आप ये क्लियर कर दो ना कि मुझे साल में एक ही पेपर देना है, मान लिया CGL का, तो फिर तो R1 कैटेगरी से हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा साल एग्जाम बहुत देते हो। आप समझ रहे हो, कोई भी एग्जाम निकल गया किसी डिपार्टमेंट का तो भरते ही हो ना एग्जाम। दिक्कत यहां पर आती है, एक एग्जाम के रिलेटेड तो फिक्स हो सकते हैं चीजें 80-90%। प्रॉब्लम यह है कि हम बी और सी कैटेगरी में बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी में, तो उसके रिलेटेड ये सिलेबस पूरा करना ही होगा आपको, ठीक है। ये वजह है। तो R1 कैटेगरी का पहला नेम है, यहां पर पहला जो डे है वो सीधा 9 जनवरी का है। किसका है? दैट इज योर NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये वो डे है, ये वो डे है जो जो जिनको ऑडिबल नहीं था वो एक बार बता दें ऑडिबल है या नहीं। स्टार्टिंग की जो चीजें मैंने रिपीट कर दी हैं, थोड़ा स्किप हो गया था वो लेक्चर जो आपका, वो बता दिया मैंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, R1 कैटेगरी में वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द प्रवासी भारतीय दिवस। क्या रीजन है इस दिन, क्या हुआ था? ये बात है इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मैं हमेशा ही बोलता हूं, आपको कोई भी काम करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हर चीज मुश्किल होती है, हर चीज आसान होती है। जिनको प्लेन उड़ाना आता है ना वो तो प्लेन भी उड़ाते हैं, यस और नो। पर और लोगों के लिए तो वो मुश्किल ही लगता होगा ना, तो पता नहीं ये कैसे करते होंगे। अगर वो तरीके पता हो तो कोई भी काम पॉसिबल है, यस और नो। फिर तो अगेंस्ट द नेचर भी आप कर सकते हो। एक प्लेन जाती है ग्रेविटी की फील्ड में रहते हुए, ग्रेविटेशन में रहते हुए प्लेन फ्लाई करता है कि नहीं करता है? वैसे हम कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाती है, अकॉर्डिंग न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ, यस और नो। अगर आपको करना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो R1 कैटेगरी में वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द NRI डे, इस दिन डेट थी एक 9 जनवरी 1915 साल। कौन सा ईयर था वो? ये वो डेट थी जब MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से, बॉम्बे। पर बॉम्बे तो आज मुंबई हो गया, क्या हो गया? पर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कहां से कहां गांधी जी आए थे? साउथ अफ्रीका से बॉम्बे। लिख लीजिए, MK गांधी ने वैसे तो लंदन में भी अपनी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर उन्होंने वहां पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस की थी। आप जानते हो गांधी जी लॉयर थे, यस और नो? लॉयर का मतलब वो नहीं कि झूठ बोलते थे, वो दूसरा लॉयर मैं बोल रहा हूँ। उनका उनका तो हमेशा जो काम रहा है वो सच्चाई का ही रहा है, ठीक है, रियलिटी ट्रूथ का रहा है। उनकी एक बुक भी थी, कौन सी बुक थी उनकी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना? यस सर बोल रहे हो अभी भी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी फिर? जवाहरलाल नेहरू। ये भी R1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। जब भी चीजें मुश्किल लगे डिवाइड कर लो सिलेबस को, क्या कर लो?
और कम से कम इनिशियल लेवल पे R1 पढ़ लो, फिर R2 पढ़ लो और R3। रियलिटी में कॉन्फिडेंस उस दिन आपको आएगा जब आपका सिलेबस पूरा करके पेपर में जाओगे, है ना। और जब आप सिलेबस को डिवाइड कर लोगे तो आपको लगेगा चलो मैंने R1 कैटेगरी का तो कर रखा है, और अगर करा ही नहीं है कुछ भी सारे के चक्कर में, तो आपको वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, कहां से कहां है? साउथ अफ्रीका से बॉम्बे, और जो आज की डेट में क्या है, मुंबई हो गई है। जैसे पहले कोलकाता हुआ, कलकत्ता हुआ था, आज कोलकाता हो गया है, बॉम्बे। बॉम्बे को क्या बोलते हैं आज? कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, तो डेली आंसर नहीं आएगा, बॉम्बे आएगा। मुंबई क्या आएगा? इंडिया की जो वैसे नॉर्मल जो हमारी भारत की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। लिखा भाई। R1 कैटेगरी में और आगे देखते हैं क्या है। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, 12 जैन। ये भी भारत के इतिहास में एक स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, उनका नाम सुना होगा आपने। कंफ्यूजन भी होता है इनके नाम में, दो थे ये लोग, स्वामी दयानंद और विवेकानंद। सुना है कभी इनके बारे में? स्वामी दयानंद और विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद का था, किसका था? स्वामी विवेकानंद का बर्थ, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। और आप उन्होंने कहा भी था, कई बार स्टेटमेंट भी दिया, आपको पता होगा उन्होंने अमेरिका में जाके एक भाषण भी दिया था हिंदी में। ठीक है, हमेशा मोटिवेट करते थे यूथ को, और कई बार एक स्टेटमेंट भी दी कि गिव मी द ओनली 100 यूथ, मुझे सिर्फ 100 यूथ दो, आई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते थे। तो बिल्कुल नेशनल यूथ डे, हमेशा यूथ को प्रमोट किया। ये बात जब भी यूथ के बारे में कही जाएगी, ये हमेशा डेलिबरेटली कही जाएगी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुत काम किया इन्होंने इसके बारे में। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, सुना है कभी? रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु, जो लीडर हैं इनके, जिनके अंडर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, मतलब जो लाइफ के बारे में समझा है। एजुकेशन का मतलब 6 to 10 या 10 to 12 ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, वो वाली पढ़ाई प्रीचमेंट लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस लिया है परमहंस से। और चंडीगढ़ में रामकृष्ण परमहंस मिशन का एक, आई थिंक सेक्टर 18 या 19 में, या 21 22 कहीं हो सकता है, देखा मैंने 20 के आसपास, सेक्टर 20 में है शायद, रामकृष्ण परमहंस का एक आश्रम है। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? ये किस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी? कमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं किसको? स्वामी विवेकानंद, बर्थ एनिवर्सरी, स्वामी विवेकानंद। इतने फैक्ट इसलिए बता रहा हूं, अगर स्वामी विवेकानंद एक इंपॉर्टेंट लीडर है तो उनका बर्थ डेट भी याद रखा जा सकता है, 12 जनवरी, 12 जनवरी। ठीक है, R1 कैटेगरी का ये है मार्टर्स डे, बताइए कभी सुना इसके बारे में? ये डेथ एनिवर्सरी होती है भाई, किसकी? महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी जी का एसिनेशन किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी जी को किसने मारा, ये पता ही नहीं है आपको? कौन सी दुनिया में रहते हो? नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे। हरियाणा से संबंध है नथुराम गोडसे का, क्यों? क्योंकि अंबाला की सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी? अंबाला की सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। जीएस में ऐसा ही है, जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, फैक्ट ऐसे ऐसे निकल के आते हैं। ठीक है, ये डेथ एनिवर्सरी थी किसकी? महात्मा गांधी जी की।
अभी जितने भी डेज हुए हैं वो R1 कैटेगरी के करवा रहा हूं आपको। मोहनदास करमचंद गांधी डेथ एनिवर्सरी, इनका बर्थ डेट कब आता है? 2 अक्टूबर को। फरवरी में तो कौन कौन सी डेट आई है जो अब तक यहां यूज हुई है R1 कैटेगरी में? मैं लिख देता हूं इधर। जनवरी मंथ के लिए हमने कलेक्ट किया R1 कैटेगरी में 9, 9 जैन, 12 जैन और 30 जैन ना। 9, 12, 30, 9, 12, 30। आपको पेपर में ना सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, कभी देखा आपने सीरीज के क्वेश्चन? ऐसे आते हैं देखो, 2, 4, 6, 10 और यहाँ ब्लैंक डाल देगा। आते कि नहीं आते? ये कुछ तो नंबर सीरीज के आते हैं, कुछ इंग्लिश अल्फाबेट, ये नंबर है वे इंग्लिश वाले आते हैं, और स्टेट वालों में तो हिंदी या पंजाबी के भी आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कंप्लीट करना। अच्छा, ये इनका सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एनालॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इंग्लिश या अल्फाबेट एनालॉजी, आप समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट आपको काम आ सकता है। इनका क्वेश्चन का करने के लिए आप ये चलो, छोटे नंबर में तो पता चल जाता है, बड़े नंबर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेपर में। यस और नो, ऐसे निकालना। इनमें कुछ रिलेशन निकालते हैं कि नहीं निकालते? यस और नो। तो आपको यहां भी देखना चाहिए कि जो जनवरी के R1 कैटेगरी के नंबर हैं वो 3 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल। समझते हो क्या मतलब हुआ मल्टीपल का? थ्री के टेबल में जो आते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट, ये कोई मनाही नहीं है, किसी टॉपिक के साथ आप कुछ भी प्ले करो, कोई भी गेम प्ले करो, पर आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी आए। आपको डे याद रखने हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा जनवरी कैटेगरी में 3 मैंने पढ़े हैं, मल्टीपल वाले 3। 9, 12, 30, समझ रहे हो? R1 कैटेगरी के 9 को क्या है? NRI है। 12 को क्या है? यूथ। और 30 को क्या है? महात्मा गांधी जी का डेथ। याद होने से मतलब होता है, समझ रहे हैं? और लॉजिक भी काम आएगा। क्यों भाई? क्योंकि मल्टीपल वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, सीरीज वाले। यस और नो? रीजनिंग तो पेपर में आता है कि नहीं आता है? तो ये चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक कहीं पर भी कोई भी लगा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, पेपर क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट? फैब में तो एक ही है, सिंगल डे दूंगा मैं फैब में। फैब ऑलरेडी मंथ भी छोटा होता है। साइंस डे कल बताया था, कल या परसों बताया होगा, 28 फैब, 28 फैब बताया था। फैब। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। नेशनल साइंस डे, नेशनल नेशनल साइंस डे। इसमें ज्यादा लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन मैंने R1 कैटेगरी का डाला है। नेशनल साइंस डे सीधा मार्च में एंटर करेंगे,
और मार्च में इसने लिखा ही नहीं। 23 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, इसने लिखा नहीं, मैं यहां डाल देता हूं। इसने मेट्रोलॉजिकल डे कहा है। मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल क्या होता है भाई? क्या होता है मेट्रोलॉजिकल? पर मैं यहां एक और चीज लिख देता हूं। 23 मार्च के दिन है MARTYRS, क्या बना है? शहीदी दिवस। ये फिर कंफ्लिक्ट हो गया, ये तो अभी अभी शहीदी दिवस मना के आए हैं हम, कब? फिर ये कौन सा शहीदी दिवस है? ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यस और नो? भगत सिंह, सुखदेव थापर, और एक और थे, शिवराम राजगुरु, ये इनके नाम थे। भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु। शिवराम राजगुरु। ज्यादातर इनको हम भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु ही बोलते हैं। इस दिन अब ये देखो, ये तो मार्टर्स डे एक और हो गया। अब हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा का मार्टर्स डे एक और भी होता है, सितंबर में होता है। क्या होता है? राव तुलाराम जो शहीद शहीद जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका शहीदी दिवस और भी अलग होता है, सितंबर में होता है, कोई डेट होती है। समझ में आया? तो और नेशनल लेवल पर देखा जाए तो दो ही इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च और 30 जनवरी। समझ में आया? तो इस दिन 23 मार्च, कौन सी ईयर था वो जब इनको फांसी हुई थी? इस पे तो मूवी भी बनी हुई है, वो तो याद भी नहीं, याद हमेशा रहेगा आपको। भगत सिंह पे मूवीज बनी हुई है कहीं। और एक स्लोगन दिया था भगत सिंह ने, जब उनको जब उन्होंने वहां पर पार्लियामेंट में, असेंबली में बम ब्लास्ट किए थे। और वो किस बात से खफा थे वो? लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी साइमन कमीशन के दौरान, 1929-28 की बात है ये। तो उन्होंने बम ब्लास्ट किए थे और इंकलाब जिंदाबाद के वो लगाए थे उन्होंने। तो ये बात ये स्लोगन किसका है? भगत सिंह ना, ड्यूरिंग द बम ब्लास्ट इन द। तो वो साउंड प्रोड्यूस करना चाह रहे थे वहां, उनका किसी को मारना नहीं था उनका इंटेंशन, भगत सिंह का। इसलिए उन बम ब्लास्ट में वहां पर उन्होंने किसी को भी ओपन एरिया में बम ब्लास्ट किए थे। क्या किए थे? ठीक है। तो ये था भाई भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। 23। और मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? मौसम से संबंधित जानकारी। मोटर मौसम से, चंडीगढ़ में है एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दो चीजें होती हैं, एक वेदर होता है, एक क्या होता है, क्लाइमेट होता है। वेदर होता है, क्लाइमेट। वेदर होता है, जैसे आज, कल से कल थोड़ा दिन में क्या था, कल जैसे मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, तो कल थोड़ा ठंड थी, और आज गर्मी हो रही है, ठीक है। जो वेदर होता है वो डे बाय डे चेंज हो सकता है। क्लाइमेट क्या होता है? जब एक महीने का, एक साल का, 10 साल का एवरेज निकाला जाए। क्या निकाला जाए? वो उस एरिया का ओवरऑल क्लाइमेट होता है। क्या होता है? तो क्लाइमेट लंबे टाइम तक निकाला जाता है। ओवरऑल देखिए, हमारे इंडिया में गर्मियां भी आती है, सर्दियां भी आती है, और बीच में बारिश भी होती है। तो ओवरऑल क्लाइमेट हमारे कंट्री का गर्म है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ठंडे देश बोलते हैं, ठीक है, उनका ओवरऑल क्लाइमेट ठंडा है, कूल है, क्या है। तो क्लाइमेट और वेदर में मतलब समझ में आया? वेदर की स्टडी होती है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। कौन करता है? और क्लाइमेट की कोई स्टडी नहीं होती, क्लाइमेट की डिपार्टमेंट नहीं होता क्लाइमेट का। क्लाइमेट की एक स्टडी होती है जिसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे जू जू की जूलॉजी, बायो की बॉटनी होती है ना, बॉटनी जूलॉजी, वो पढ़ाई होती है एक तरह से। स्टैटिस्टिकल मीन मोड ऐसे कुछ चीजें निकालते हैं कि एक दिन में कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना घटा। समझ रहे? मीन मोड स्टैटिस्टिकल एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कभी? तो वो जब चीजें यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वेदर की। या आज बारिश आएगी, कल बारिश आएगी, सुना है कभी आपने? बताते हैं ना। आजकल तो गूगल से पता चल जाता है। पर ये जो प्रिडिक्ट करता है कि तूफान आएगा नहीं आएगा, इस तरह का जो भी चीजें आएंगी एक्सपेक्टेड, कि टोर्नेडो आएगा, क्या आएगा, सब कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तो 23 मार्च को ये भी हो गया। लिख लिया भाई? सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु।
जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये भी R1 कैटेगरी में डाल लीजिए। जनरल डायर ने यहाँ फायरिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। रोल टैक्ट के विरोध में ये बैठे थे लोग, इनके जो लीडर्स को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो जलियांवाला बाग मैस्केर में किसी ने इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोगों में से किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वहां पर इस तरह से डिस्कशन हो रही है, रोल टैक्स का लगा हुआ था और वहां पर गैदरिंग की हुई थी। क्या की हुई थी? गैदरिंग, समझते हो? और रोल टैक्ट में खासकर ये चीज पूरी तरह से मनाही थी कि आप गैदरिंग में, जैसे धारा 144 लगती है ना, उसमें 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो भी कुछ इस तरह का था। नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा केस, सीधा जेल में डालते थे। क्या डालते थे? सस्पेक्ट के आधार पे किसी भी पर्सन को कहाँ डाल दिया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। नो अपील, नो दलील, इस तरह से स्टेटमेंट आई थी उस टाइम। चलिए, इसके बाद R1 कैटेगरी में पंचायती डे भी आप डाल सकते हैं, नेशनल पंचायती डे। जब पंचायत एनफोर्समेंट लीगली, इसको संविधान में लिखा गया था पंचायत को, और पहली पंचायत इंडिया में राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में आई थी। कहाँ आई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट, जवाहरलाल नेहरू का टाइम था वो। पहली पंचायत राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में आई थी। तो ये है भाई R1 कैटेगरी के अप्रैल मंथ के। और ये अर्थ डे है यहां पर, इसको R2 कैटेगरी में डालो अभी कभी। यहाँ R1, R2, R3 का क्या मतलब है? ये पहले R1 होने चाहिए, R1 वाले सारे नंबर याद आपको, फिर R2 वाले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? R1 कैटेगरी में प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम समझ रहे हो? कौन सी प्रेस की बात हो रही? मीडिया की बात हो रही। और एक 22 मई डाल लो, ये भी R1 कैटेगरी का है। आजकल क्योंकि ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ गए एनवायरमेंट में, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इस अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, आप समझ रहे हैं, उनकी जो स्पीसीज है, उन कैटेगरी को क्या बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, प्लांट, एनिमल, स्पीसीज जो भी एग्जिस्ट कर रही है, फ्रॉम बैक्टीरिया से लेके कोई भी लार्ज से लार्ज एनिमल, एलिफेंट, सब आ जाएंगे इसमें। बायोलॉजिकल प्लांट भी, प्लांट को भी क्या माना जाता है? दे आर ऑल्सो, दे आर स्पीसीज, कि वो प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं, यस और नो, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो दे आर ऑल्सो क्रिएचर ऑफ द अर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है R1 कैटेगरी का। चलिए जल्दी से आप एंटर करें जून में, जून में एंटर करें। और जून में इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल योगा डे, सबसे बड़ा दिन साल का। और ये किसके एफर्ट से हुआ? स्वामी रामदेव। इंटरनेशनल योगा डे पूरे साल का सबसे बड़ा दिन भी इसको बोलते हैं। इस दिन क्या होता है? सन की जो लोकेशन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। किसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन सन कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। और इंडिया कैसी कंट्री है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री, क्योंकि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। यस और नो, समझ में आया? ये सबसे बड़ा दिन है साल का, 21 जून, हमेशा याद रखना है। ये R1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसके बाद 15 अगस्त, याद करने की जरूरत नहीं है, पता ही होता है। एंड देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे टू कमेमोरेट द ग्रेट स्पोर्ट्समैन मेजर ध्यानचंद। स्पोर्ट्स जैम ऑफ इंडिया एक अवार्ड भी दिया जाता है, उन खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त, सबको पता है क्या? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं।
ये तो R3 कैटेगरी में भी नहीं डालना है अपने। योगा यूथ डे वहीं से आता है। आजकल हिंदी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो सितंबर में एक हिंदी दिवस है। कंफ्यूजन तब आएगा, हिंदी इसमें दो आ गई, ऊपर भी आया होगा हिंदी, देखो। कमेंट चेक कर लेता हूँ भाई, आज डाउट्स क्लास भी है साथ साथ। ये देखो 10 जनवरी को भी है ना, पहली बार वर्ल्ड लेवल पे हिंदी की कॉन्फ्रेंस हुई। ये वर्ल्ड हिंदी डे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल। पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, लेकिन जिस दिन हिंदी को भारत के संविधान में ऐड किया गया वो है हिंदी दिवस, वो क्या है, और वो सितंबर वाला इंपॉर्टेंट है, और वो सितंबर वाला। कौन सी कैटेगरी में डाला मैंने इसको, R1 कैटेगरी में, पता होना चाहिए। R1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। सब जितना ज्यादा असर आज के टाइम में ह्यूमन एनक्रोचमेंट का हुआ है, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान पोल्यूशन हुआ है, एनवायरमेंट का हुआ है। और एनवायरमेंट में सबसे जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो ओजोन ओजोन लेयर का हुआ है। और ओजोन लेयर का, ओजोन किसको बोलते हैं, O3, किसको बोलते हैं, O3। ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, O O O। ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है तो उसको ऑक्सीजन ही बोलते हैं हम, 3 एटम है तो क्या बोलते हैं, ओजोन। ये ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है, इसको हम, इस चीज को कम करने के लिए ओजोन लेयर के इफेक्ट को, जो एनवायरमेंट के इफेक्ट है ओजोन पे पड़ रहा है, ओजोन के अंदर लगातार होल हो रहा है, इसकी वैल्यू, ओजोन लेयर की वैल्यू घटती जा रही है। तो उससे क्या होगा, अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो सन की सारी रेज कहाँ जाएंगी, अर्थ के ऊपर आ जाएंगी। स्किन डिजीज, स्किन कैंसर तक के डिजीज हो सकते हैं ह्यूमन बींग को। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड हर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और 5 जून को भी डाल लो आप, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, R1 कैटेगरी में, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सबको पता है अक्टूबर में गांधी जयंती होती है। नेशनल गर्ल चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनइक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स को कम करने के लिए, और लगातार जो बॉय और मेल फीमेल का जो रेशो लगातार कम होता जा रहा था, इस चीज को कमरेट, इस चीज को बैलेंस करने के लिए एक नेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है जो सारे वर्ल्ड को अपनी संस्थाओं से हेल्प करती है, जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, समझ रहे हैं अब, यूनिसेफ, यूनेस्को, और भी इसके बहुत सारे पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस के, किसके, जिस दिन ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, उस दिन से हर दिन, हर साल 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ। इस दिन ये फॉर्मेशन हुई थी, कब हुई थी, 1945 में, कब हुई थी, 31 अक्टूबर। यूनिटी से क्या समझ में आ रहा है, एक इंसान था इंडिया में जिसने यूनिटी को सपोर्ट किया। भारत आजाद होने के बाद बहुत भागों में बटा हुआ था, पूरे भारत को एक कर दिया, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को रिजोल्व नहीं कर पाए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है 31 जनवरी।
नेशनल जर्नलिज्म डे, 17 नवंबर। भाई जर्नलिज्म क्या होता है? जो कौन होता है जर्नलिज्म? ये भी मीडिया वाले ही लोग होते हैं भाई। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट या कुछ भी ये लिख सके, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, इस चीज को अवेयरनेस रखने के लिए, क्योंकि मीडिया अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो किसी देश का लोकतंत्र बचाया जा सकता है। अगर मीडिया सरकार के हमेशा साथ रहेगा तो उस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो जर्नलिज्म डे कि अपनी स्पीच, थॉट और जो राइटिंग उनकी होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। दैट इज वाई वी सेलिब्रेटेड द नेशनल जर्नलिज्म डे। वर्ल्ड एड्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है एड्स डिजीज। एड्स वायरस की वजह से होता है। और यहाँ पर दो चीजें, एक एचआईवी होता है और एक एड्स होता है। फर्क होता है इनमें। ये वायरस का नाम है और ये एड्स कोई डिजीज है। क्या है? कहीं को बोलते हैं जैसे इसको एचआईवी है, किसी को बोलते हैं इसको एड्स है। दोनों बात एक ही है, लेकिन डिजीज है और एक वायरस का नाम है। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोसेंसी वायरस है ये, कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्योंकि एक्चुअली एचआईवी इम्यून सिस्टम को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? और धीरे धीरे अगर किसी पर्सन को एचआईवी होता है तो उसका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगा, और जो भी उसको एक बार डिजीज लग गया है वो कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमेशा हम ठीक कब होते हैं? जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी है वो रिएक्ट करता है उस बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है। एंटीबायोटिक तो सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं बस। ठीक है जी। तो यहां पर लास्ट बचा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डे है वो R1 कैटेगरी का, ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे। उसके बाद विजय दिवस भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहां इंडियन आर्मी विन हुई थी पाकिस्तान से 1971 में। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के साथ इंडिया के एक वार हुआ था। 62 में चाइना के साथ और 71 में पाकिस्तान के साथ। ये जो वार था 1971, सॉरी, इसको सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर है ना, विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इंडो पाक वार। और इस साल पूरा साल किसान पूरे हाईलाइट रहे लास्ट ईयर अपने फार्मर बिल को लेकर। तो किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को। फार्मर डे क्या बोलते हैं इसको? फार्मर डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मर डे। ये न्यूज में रहे हैं। R1 कैटेगरी में नहीं, R2 कैटेगरी में डालो उसको। वेटलैंड डे किस डेट को होता है? 2 फेब। वेटलैंड डे, रामसर ईरान में एक जगह है, उसने सेलिब्रेट करना शुरू किया था वेटलैंड को। ठीक है। R2 कैटेगरी में डाल लो वेटलैंड डे को। देखो भाई, ये तो मैं बार बोल रहा हूँ ना, अगर एक एग्जाम, मैंने ओवरऑल 4-5 एग्जाम स्टडी की, और 4-5 एग्जाम स्टडी करने के बाद आप R1 कैटेगरी में इनको ले सकते हो। देखो, एक तो ये हुआ कि आप सारे पढ़ के चले गए, सब पढ़ लिया आपने एक दिन पहले एग्जाम से, 2 दिन पहले। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी आएगी 10%। क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है कि एज इट इज रिकॉल हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने R1 के हिसाब से, R1 और R2 के हिसाब से पढ़े तो 100% आपका चांस है कि अगर आ गया पढ़ा हुआ तो फिर जरूर ठीक होगा। फिर ये नहीं होगा कि पढ़ा हुआ आ जाए और आपको कंफ्यूजन रह जाए कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन दोनों में से हो सकती है, यस और नो। अगर पढ़ा हुआ आ गया फिर 100% ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ तो लिया, पढ़ तो सब कुछ रखा होता है पेपर में, लेकिन ठीक कितने होते हैं बात वो है। यहां पर ये सारे फैक्ट है, मैंने फैक्ट बताने की कोशिश की है। आपने पहले R1 कैटेगरी के ही करने। R3 कैटेगरी में बहुत रेयर चांस में जाना है। R3 कैटेगरी में वो डे लेना
मैं बता देता हूं आपको क्या करना है आपने। R1 में तो मैंने लिखवा दी, R2 में कुछ मिसलेनियस अगर आपको कोई लगा, जैसे वेटलैंड में स्किप कर गया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन R1 कैटेगरी के हैं। अब R3 में आप सब कुछ कवर हो गया, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो गया और मिसलेनियस जो भी आप जो मैंने छोड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब R3 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कैसे, कि अगर मान लिया आपका एग्जाम स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का है तो आप वो इसमें पढ़ के जाएंगे R3 कैटेगरी में। आपका एग्जाम बैंक का है तो बैंक से रिलेटेड पढ़ के जाएंगे, समझ रहे हो, वो आप R3 में डाल देना, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने कहा था आपको हर तरह के एग्जाम आप दे रहे होंगे। वॉइस तो आ रही है भाई, क्या दिक्कत हो रही है वॉइस में। यहां से तो ठीक है। चेक करो भाई, एक बार रिफ्रेश करके बताओ वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ स्टूडेंट तो खुद से ही बनाते रहते हैं, अपने मोबाइल का ऑफ कर दिया होगा, 5 मिनट और खराब कर दिए। R3 कैटेगरी में क्या डालोगे, जो एग्जाम है आपका पर्टिकुलर, उस एग्जाम का जो भी एग्जाम दे रहे हो डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है कि ये इसका इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो इसमें आप डाल सकते हैं R3 कैटेगरी में, ठीक है जी। लिख लो वर्ल्ड वेटलैंड डे, नोट लिख लो R2 कैटेगरी का। सेकंड फेब को होता है ना, ईरान में है एक रामसर सिटी, उसके अंडर है ये सारा प्रोजेक्ट, वेटलैंड को प्रिजर्व करना है। 2020 और 2019, 2019 को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेजेस के लिए, पूरा 2019। इंडिजेनस लैंग्वेज होती है जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, वहां की बनी हुई लैंग्वेज, जैसे हरियाणा की हरियाणवी है, पंजाब की पंजाबी, एक लोकल लैंग्वेज होती है कि नहीं होती हर एरिया में। उस लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेज के फॉर्म में सेलिब्रेट किया। और 2020 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया, डेडिकेट किया ग्लोबल प्लांट हेल्थ, क्योंकि प्लांट बचेंगे तो एनवायरनमेंट बचेगा, यस और नो, और एनवायरनमेंट बचेगा तो ह्यूमन लाइफ सही रहेगी, ह्यूमन लाइफ बचेगी। डिफेंस का मान लिया पेपर पढ़ आप देने चले गए कोई, जैसे होता है डिफेंस का पेपर होता है एनडीए वगैरह का, ठीक है, या कोई पेपर एग्जाम होता है एयरफोर्स का, एफ कैट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये R2 कैटेगरी के में डाल सकते हो आप इसको, R2 या R3, सीडीएस होता है हाँ। R2 कैटेगरी में 11 जुलाई को भी डाल सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन का सेंसस, जनसंख्या जनगणना हर 10 साल बाद होती है, और लास्ट ईयर आई थिंक ये हो नहीं पाई, अभी चल रही है, ठीक है, तो ये R2 कैटेगरी का हो गया। रेड क्रॉस डे R2 कैटेगरी का, रेड क्रॉस का सुना है आपने कभी, रेड क्रॉस के बारे में सुना ही होगा आपने, ठीक है, ये फर्स्ट एड वगैरह की हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है।
और यहीं पर R2 कैटेगरी में आप 3 मार्च को भी डाल सकते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हम्म, क्या करना है? रेड क्रॉस डे, ये अभी तो था, रेड क्रॉस डे लिखवा दिया मैंने। नहीं, 1 मई में नहीं था, ऊपर ही था लेकिन लिखा हुआ। हाँ, 8 मई को, ठीक है, मैं जनवरी में सोच रहा था, 8 मई को आता है। R1 कैटेगरी के आपको याद होने चाहिए, R2 आप बस एक बार रिवीजन कर लें। और इसके साथ मई में 17 मई को आप हाइपरटेंशन डे भी R2 कैटेगरी में डाल दें। हाइपरटेंशन होता है, आजकल लोगों को बहुत दिक्कतें होने लग गई हैं बीपी बढ़ने की, बीपी फ्लक्चुएशंस की, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या रेट होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आजकल, बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? एक, हाँ, एक हेल्थ, जो हेल्थी पर्सन है, हेल्थ पर्सन है जो पूरी तरह से हेल्थी है, उसका टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री से, यस और नो, या फिर 98 पॉइंट समथिंग। और 120, 120, 90 होता है या 80 होता है, 80 होता है शायद। दो बीपी, सिस्टोलिक और एक होता है डायलिस्टोलिक, दो होते हैं, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला। ये बीपी की रेंज याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है ही। ठीक है भाई, आज इतना ही, ये कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा टॉपिक था। बाकी अगर कोई डाउट है तो बताइए। जितना भी टॉपिक हुए इस पूरे वीक में, स्टैटिक वीकेंड पे आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, और बार बार रिवाइज करें। और रिवाइज करने से बेनिफिट ये होगा, आपको चीजें बिल्कुल याद रहेंगी इस पूरे साल के लिए, जितना रिवाइज करेंगे। क्योंकि मे भी कई बार एग्जाम में होता है कि एग्जाम डेज में सारे टॉपिक आप नहीं पढ़ पाते हैं। आप जब कोई टॉपिक सामने आए तभी तो पढ़ते हो, सामने नहीं आएंगे टॉपिक, आप किसी और सब्जेक्ट में उलझे होंगे और ये टॉपिक सामने नहीं आएंगे। तो जितना हो सकता है रिवाइज कर लो। मान लिया जैसे आपने आज रिवाइज कर लिया, कल फिर एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर संडे को रिवाइज कर लेना। कम से कम आपका 2 या 3 मंथ का बैकअप हो जाएगा, 2-3 मंथ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। सेम डे में जाके 1 घंटा पढ़ लो, 1-1.5 महीने का बैकअप तैयार हो जाता है। ना पढ़ो तो फिर तो वेपराइज ही हो जाएगा दिमाग से। ठीक है जी, तो आज इतना ही। एनी डाउट? पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं भाई, जिनका अनलॉक हो गया होगा पैकेज, उनकी पीडीएफ अपलोड हो रखी है, ठीक है। जिनका नहीं अनलॉक हुआ, उनको पीडीएफ नहीं मिली होगी, ठीक है।